नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छः का विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 12। ठीक है मित्रों, तो अध्याय 12 में हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 12 में हम विद्युत के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे मित्रों? विद्युत के बारे में, लाइट। ठीक है, बिजली, जो हमारे घरों में बिजली आती है उसके बारे में जानेंगे और उसके परिपथ के बारे में जानेंगे कि विद्युत किस प्रकार से हमारे घरों तक आती है, या वो विद्युत के द्वारा कोई भी वस्तु कैसे प्रदीपित होती है। जैसे बल्ब, हमारे यहाँ बल्ब होते हैं, वो कैसे जलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत एवं उसके परिपथ के बारे में जानना। ठीक है मित्रों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप आधा अधूरा बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, और जो इसके अभ्यास के प्रश्न हैं आप उन्हें स्वयं से लिख सकते हैं यदि आप ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से, इस वाले अध्याय में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आप अपने शब्दों में समझ के लिख सकते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी ये वीडियो है जो ये कक्षा 6 के अलावा भी और दूसरे बच्चों, जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल है, बहुत उपयोगी है। क्योंकि जिसे विज्ञान का कुछ बेसिक भी नहीं पता, वो इस वीडियो को देख के उसके बेसिक्स अपने क्लियर कर सकता है। कि जितनी भी मैंने अभी विज्ञान की वीडियो डाली हैं वो सारे इसी पे बेस हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का बेसिक्स अच्छा नहीं है विज्ञान का, वो मेरी वीडियो देख के अपना बेसिक अच्छा कर सकते हैं। आधार है जो वो अगर आपने नहीं अच्छे से, आपसे नहीं आता समझ में, तो आप मेरी वीडियो देख के अपना बेसिक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए हम शुरू करते पढ़ना। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल निकालने तथा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है मित्रों, कहाँ पे करते हैं? जो टंकी होती है हमारी, छत पे टंकी रखी हुई होती है, वहां तक हम इसके द्वारा जल को, पंप के द्वारा जल को पहुंचाते हैं। एवं अब आपको ये बताना है कि अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आप विद्युत का उपयोग करते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। तो इसकी आपको सूची बनाना है। ठीक है मित्रों, कुछ उपयोग मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे उपयोग हैं जिन्हें हम विद्युत के द्वारा अपना कार्य सरल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं पे छेद करना है, किसी दीवार पे हमें छेद करना है, तो यदि हम उसे हथौड़े से करते हैं, ठीक है, यदि हम उसे हथौड़े से करेंगे तो हमें उसमें बहुत अधिक टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर हम इसी कार्य को ड्रिल मशीन से करेंगे, ठीक है मित्रों, ड्रिल मशीन आती है गड्ढे करने वाली, छोटी मशीन भी आती है और बड़ी मशीन भी आती है। ठीक है, तो हम अगर ड्रिल करेंगे तो वो कील हमारी जल्दी से ठुक जाएगी। ठीक है मित्रों, वो क्या हो जाएगी? कील जल्दी से ठुक जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा गड्ढा करना है, ठीक है मित्रों, कहीं पे क्या करना है, बहुत बड़ा सा आपको गड्ढा करना है, तो आप यदि उस बड़े गड्ढे को करने के लिए 4 आदमियों को लगाते हैं तो वो 4 आदमी इसे दिन भर में खोद पाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्हीं 4 आदमियों की जगह आप एक जेसीबी ले आइए, गड्ढा खोदने वाली मशीन को ले आइए और उससे ये काम करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, तो वो भी, उसमें भी, हालांकि वो पेट्रोल से चलती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं विद्युत उपयोग होती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो हमारी मशीन के द्वारा और विद्युत के द्वारा सरल की जा सकती हैं। ठीक है मित्रों, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया है। अब अगर आपको यहाँ पे उजेला करना है, क्या करना है, रात के वक्त आपको यहाँ उजेला करना है, तो आप सोचिए अगर विद्युत ना होती तो क्या आप यहाँ इतनी बड़ी जगह पे उजेला कर पाते?
नहीं कर पाते। आपके पास विद्युत है तभी आप इस प्रकार से टावर लगा के वहां पे क्या कर देते हैं, उजेला कर देते हैं। ठीक है मित्रों, क्रिकेट के मैदानों में आपने देखा होगा तो रात में, जिससे रात में क्या हो जाता है, खेलना आसान हो जाता है, क्रिकेट मैच रात में हो पाती है। ठीक है, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रकाश के विद्युत का उपयोग प्रकाश में भी करते हैं। क्रिकेट मैदान का मैंने आपको उदाहरण दिया। सूरज छिपने के बाद सूरज छुपने के बाद भी विद्युत हमारी घरों, सड़कों, दफ्तरों एवं फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बिजली घर से प्राप्त होती है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है। ठीक है मित्रों, कभी कभी क्या होता है, विद्युत का ग्रिड होता है, उसमें क्या होता है, उस ग्रिड पे कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है मित्रों, उस विद्युत के ग्रिड पर या ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, पावर का ज्यादा खपत होने लगती है, विद्युत की ज्यादा खपत होने लगती है, जिसके कारण उस पे भार बढ़ जाता है और वो ठप हो जाता है। ठीक है, अर्थात वह काम करना बंद कर देता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने पास हमारे सभी के घरों में टॉर्च उपलब्ध होती है। क्या होती है, टॉर्च उपलब्ध होती है। तो प्रकाश के लिए हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका और इसमें स्विच भी होता है, और जब इसका हम स्विच दबा देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश देने लगता है। अब जो टॉर्च है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिली? ठीक है मित्रों, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिली? तो ये मिली उसे विद्युत सेल से। ठीक है, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिली? विद्युत सेल से मिली। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत सेल के बारे में। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोतों के रूप में ठीक है, बहुत सी जगहों पे किया जाता है, जैसे अलार्म घड़ी। ठीक है मित्रों, अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, आपने सेल का उपयोग बहुत सी जगह पे देखा होगा, जैसे हमारे घर में रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट हो गया, क्षमा कीजिए, फ्रिज का रिमोट नहीं होता, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, कूलर का रिमोट हो गया, पंखे का रिमोट हो गया। तो उन सभी जगहों पे हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? देखिए मित्रों, विद्युत सेल को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे उसकी एक तरफ टोपी जैसी होती है। क्या होती है? स्टील की, धातु की एक टोपी जैसी होती है, और एक साइड प्लेन होता है। ठीक है, एक साइड होती है टोपी और एक साइड होती है एक सीधी डिस्क टाइप की। ठीक है, प्लेट जैसी एक तरफ उसके लगी रहती है। तो जो टोपी वाला हिस्सा होता है, ठीक है मित्रों, जो टोपी वाला हिस्सा होता है वो धनात्मक दर्शाता है। ठीक है, वो क्या दर्शाता है? धनात्मक दर्शाता है। और जो डिस्क वाला हिस्सा होता है वो ऋणात्मक दर्शाता है। ठीक है, एक धनात्मक सिरा, टोपी वाला धनात्मक सिरा, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। टोपी वाला है धनात्मक सिरा और प्लेन डिस्क वाला है ऋणात्मक सिरा। ठीक है मित्रों, ये विद्युत सेल का हमारा चित्र है। जो भी इसमें जो दोनों सिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, दोनों सिरों को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। एक होता है प्लस टर्मिनल और एक होता है माइनस टर्मिनल। ठीक है मित्रों, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत सेल में जो भी उसमें रासायनिक पदार्थ संचित रहता है वो अपने ही आप में क्रिया करता है। ठीक है, और क्रिया करता है जिसकी वजह से उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वही रासायनिक पदार्थ फिर अपने अंदर विद्युत क्या रखता है? विद्युत संचित करके रखता है, जिसके द्वारा विद्युत पैदा होती है। ठीक है, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। ठीक है मित्रों, तो क्या होता है, जब उसका पूरा पदार्थ उपयोग हो गया, ठीक है, वो जो रासायनिक पदार्थ अंदर होता है उसके,
वो पूरा उपयोग हो जाता है तो फिर विद्युत सेल विद्युत बनाना बंद कर देता है। ठीक है मित्रों, क्या कर देता है? विद्युत सेल विद्युत बनाना बंद कर देता है। ठीक, तब क्या होता है? तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। ठीक है मित्रों, हमने जैसे घड़ी में सेल डाला तो उसमें वो रासायनिक पदार्थ है, अब वो धीरे धीरे काम करते करते कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर हमें उस विद्युत सेल को बदलना होगा। टॉर्च के बल्ब में कांच की एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। ठीक है, क्या होता है? जो टॉर्च का आपने बल्ब देखा होगा, वो क्या होता है? उसके ऊपर एक कांच का बाहरी आवरण होता है और वो कांच का बाहरी आवरण धातु की सतह से चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? तो देखिए मित्रों, बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, इसे हम चित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा चित्र। ठीक है, ये है कांच का बाहरी आवरण। ये कांच का बाहरी आवरण किससे चिपका हुआ है? इस धातु के पदार्थ से, ये धातु की जो आकृति है उससे ये चिपका हुआ है। ठीक है मित्रों, इसमें ये अंदर क्या है? ये तंतु है। ठीक है, ये तंतु है। एक इसका वायर ये है, मोटा वायर, उसी का आधार बना के इस पे ये तंतु लगा हुआ है, और एक ये है दूसरा आधार वायर। ठीक है, इसमें दो आधार वायर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और इसी आधार वायर पे ये क्या लगे हुए हैं? तंतु लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब ये तंतु लगे हुए हैं, इसमें दो टर्मिनल हैं। एक तंतु के यहाँ से आके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? इसका ये पहला टर्मिनल हो गया। ठीक है, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि इसको भी पहला टर्मिनल बता सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये वाला वायर यहाँ से आके इसके कहाँ पे लगा हुआ है? नीचे ये नोकदार चीज पे यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये बल्ब की बनावट होती है। अब आइए, ऊपर की कुछ चेतावनी दी थी, उस चेतावनी को हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेतावनी लिखी है, आपने विद्युत खंभों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। ठीक है, तो यह है, देखिए मित्रों, इस प्रकार का चिन्ह, ये आपने बहुत सी जगहों पर ये चिन्ह लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह, जहां पे भी बिजली का खंभा होगा या ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहां पे इस प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक है, ये खतरे का चिन्ह है, चेतावनी का चिन्ह है। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, अत्यंत खतरनाक हो सकती है यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए, तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह जनित मतलब पोर्टेबल जो जनरेटर होता है, जो आपने गांव में देखा होगा, गांव जो जनरेटर होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न बिजली भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए। ठीक है, जितनी की दूसरी जो विद्युत हमें मिलती है उतनी ही खतरनाक होती है जनरेटर वाली विद्युत भी। तो देखिए, विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग करें। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसमें बहुत से क्रियाकलाप हैं, उसमें आपको सिर्फ क्या उपयोग करना है? साधारण बैटरी का उपयोग करना है, जो हमें 8-10 रुपए में दुकान से मिल जाती है। आपको किसी भी प्रकार से बिजली का सॉकेट या डायरेक्ट बिजली का उपयोग करके ये क्रियाकलापों को नहीं करना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे विद्युत सेल से संबंधित एक और चेतावनी दी गई है। जब आप विद्युत सेल का उपयोग करेंगे तो इस चेतावनी को ध्यान में रखें। ठीक है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से
जुड़े तार को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना, ठीक है, आपस में कदापि नहीं मिलाइए। इसका आप मतलब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत सेल है, ठीक है, आपको मानना बस है, आपको ये लग रहा है या नहीं लग रहा वो मैटर नहीं करता, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक विद्युत सेल है, आपको मानना बस है कि ये एक विद्युत सेल है। ये इसका माइनस वाला हो गया और ये इसका प्लस वाला हो गया। तो अब एक वायर यहाँ से जुड़ा है, एक वायर यहाँ से जुड़ा है, तो आप इन दोनों को एक साथ कभी भी मत मिलाइए, बिना इसमें एक बल्ब जुड़ा होना चाहिए, ठीक है मित्रों, तभी आप इसे मिलाएंगे। इसे आप एक साथ कभी भी नहीं मिलाएंगे, आपको ऐसे डायरेक्ट इनको नहीं मिलाना है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप ऐसे में इन्हें मिला देंगे तो क्या होगा, जो विद्युत में रासायनिक पदार्थ होता है वो बहुत ही जल्दी से खर्च हो जाएगा और सेल है जो वो कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है मित्रों। तो इसे आप बल्ब में लगा के ही करें। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। आइए क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आपको एक टॉर्च लेना है और बल्ब के भीतर देखना है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? तो देखिए मित्रों, अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था, उसमें एक पतला सा तार था। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग जला। तो जो पतला सा तार था वही भाग जलेगा, ठीक है मित्रों। क्या जलेगा? जो पतला सा तार था आप देख रहे थे, तो अब आप जलाएंगे तो वही वाला तार जल जाएगा, वही तार जलेगा। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो वो जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो तार, वो पतला तार, वही क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है, और उसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो दो तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2 बी में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है? धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है, ठीक है मित्रों। तो देखिए मैं आपको फिर से उसका भी चित्र बता देता हूं। नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं, ठीक है। धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। देखिए एक धातु का ढांचा तथा धातु की जो नोक है वो बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को छुए ना, ठीक है मित्रों। अगर वो एक दूसरे को छुएंगे तो फिर हमारा विद्युत बल्ब खराब हो जाएगा या वो जलेगा ही नहीं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब भी ऐसी ही संरचना होती है, ठीक है। तो जो हमारे घर में विद्युत बल्ब उपयोग होते हैं उनकी भी संरचना कुछ इसी तरह की होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा आइए आगे पढ़ते हैं। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, ठीक है मित्रों। देखिए ये हमने पढ़ा, इसे अब मैं आपको एक बार फिर से चित्र में समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा विद्युत बल्ब है, ठीक है। ये विद्युत बल्ब है, ये इसका खुला हुआ इसका हिस्सा है। इसके नीचे का जो धातु का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आप देख रहे होंगे, ये धातु का बड़ा वाला हिस्सा है और ये धातु की नीचे नोक है, ठीक है। तो ये दो इसके वायर हैं, ठीक है। ये दो तार हैं, मोटे तार, जो कि तंतु का आधार है, ठीक है। तंतु का क्या है? आधार है। अब आप एक वायर देख पा रहे होंगे, ये बाजू वाले धातु के हिस्से से जुड़ा है, और जबकि दूसरा तार है वो नीचे सीधा जाके बीच में यहाँ पे उसकी नोक से जुड़ा हुआ है, धातु की नोक से, ठीक है मित्रों। तो ये दो टर्मिनल होते हैं, इन्हीं दो टर्मिनलों की वजह से ये बल्ब जलता है। इसी प्रकार से सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब आइए विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? विद्युत सेल को जोड़ेंगे बल्ब से, ठीक है।
तो आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्यमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, तो देखिए किस प्रकार करते हैं। अगर आपने आसपास विद्युत का काम होते हुए देखा होगा तो आप जरूर देख पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ वायर लेना है, 2-3 वायर लेना है, अलग अलग रंग के वो होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वायर के टुकड़ों के दोनों सिरे, ठीक है, दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा लेना है। इस प्रकार दोनों सिरों पे क्या होगा, धातु के तार अनावृत हो जाएंगे, मतलब बाहर दिखेंगे। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल से जोड़ देना है और फिर दूसरे सिरों को बल्ब से जोड़ देना है। एक सिरे को देखिए, चित्र में देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा विद्युत सेल और ये हमारे तार हैं, ठीक है, ये वायर हैं, बिजली के वायर। तो इनको दोनों तरफ से छील लिया, एक को जोड़ दिया कहाँ, इस विद्युत सेल से, और दूसरे को भी एक प्लस वाले हिस्से से और एक माइनस वाले, एक धनात्मक वाले हिस्से से जोड़ दिया और एक ऋणात्मक वाले हिस्से से, ठीक है। अब आप देखेंगे एक इसका वायर का इस तरीके से ये खुला हुआ होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से ये क्या होगा, ये खुला हो, ये एक हिस्सा बचा है, इसे किससे जोड़ेंगे, बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़ेंगे, ठीक है। मैं तो देखिए नीचे इसका दिया है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, दोनों तारों से ये टर्मिनल जुड़ गया। अब इसको ये इसमें खाली है तो इसको जो ऊपर वाले वायर है देखिए यहाँ से जोड़ लिया एक टर्मिनल से। अब आप इस वाले सिरे को देखिए, ये वाला सिरा है वो ऊपर जो सेल में बना था उसके किसी भी एक सिरे से इसमें जोड़ दीजिए और इसी प्रकार से इसको उसके एक को दूसरे टर्मिनल में और एक को दूसरे टर्मिनल में, ठीक है। आप दोनों वायर को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नीचे ये चित्र भी दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से जोड़ देंगे, ये तार पहले सेल में एक वायर सेल में जोड़ा था और फिर एक वायर इसमें जोड़ा था इधर पे, ऐसे इसमें एक वायर जोड़ा आपने। अब उन दोनों वायरों को क्या करो, उन दोनों वायरों को इन दोनों के वायर से ऐसे जोड़ दो, तो क्या होगा, विद्युत बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, विद्युत बल्ब जल गया। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टेप का उपयोग करना है, ठीक है मित्रों। विद्युत रोधी टेप मतलब वो रबड़ का टेप होता है। सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तारों को जोड़ना है। देखिए फिर आपको इसे 6 अलग अलग ढंगों से करना है। देखिए इसमें चित्र 12.5 ए से 12 एफ तक दर्शाया गया है। आपको इसमें उसका परीक्षण करना है, किस किस स्थिति में बल्ब जल रहा है और किस किस स्थिति में बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखिए अभी ये वायर क्या है, ये वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दीप्यमान हो रहा है। अब आप आगे के चित्रों में देखेंगे तो ये देखिए आगे का चित्र है बी नंबर का चित्र। तो देखिए ये वाला वायर एक दूसरे से नहीं जुड़ा, इसलिए ये क्या हो रहा, ये नहीं जल रहा। जब तक हम इसे नहीं जोड़ेंगे तब तक ये नहीं जलने वाला। इसी प्रकार से देखिए अब ये वाला वायर नहीं जला, ठीक है। अब आप देखो ये वाला वायर नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो भी ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये इन वायरों का जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, तभी बल्ब दीप्यमान होगा, नहीं तो ये नहीं होगा दीप्यमान। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी अगर आप बल्ब की दोनों टर्मिनलों को, ठीक है, बल्ब से जुड़े हुए जो तार हैं उनके दोनों टर्मिनल को एक ही साइड लगा देंगे तो भी ये बल्ब नहीं जलने वाला। इसे दोनों साइड लगाना पड़ता है, एक वायर इसमें जोड़ना पड़ता है और एक वायर इसमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से चित्र ई भी है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया, अब विद्युत बल्ब के जो बल्ब है हमारा टॉर्च का, उसके दोनों टर्मिनल को धनात्मक से जोड़ दिया, तब भी नहीं जलेगा, ठीक है। इनको क्या है, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए ये वाला वायर इससे जुड़ा और ये वाला वायर इससे जुड़ा, तभी ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे चित्र के द्वारा। अब आइए मैं आपको ये पढ़ के भी बता देता हूँ। अब इन व्यवस्थाओं को देखिए हमने ध्यानपूर्वक देख ही लिया, तो अब हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि इन सभी में क्या अंतर था,
चित्र ए और देखिए चित्र ए और एफ में ए और एफ के अलावा अन्य किसी में भी विद्युत बल्ब दीपित नहीं हो रहा था, है ना मित्र। तो क्यों नहीं हो रहा था दीपित? तो क्योंकि वो एक दूसरे से वायर थे जो एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। जो सही टर्मिनल है उनसे उनके सही टर्मिनलों से वो नहीं जुड़े थे। कहीं कहीं पे वो जुड़े ही नहीं थे, कहीं किसी चित्र में देखिए दो चित्रों में वो वायर एक दूसरे से नहीं जुड़े थे, और दो चित्रों में का क्या था, जो बल्ब से जो वायर निकले थे उन्हें सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया गया था, इसलिए नहीं जले थे। तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि चित्र ए और एफ में कनेक्शन किया गया है उसी प्रकार से कनेक्शन करना पड़ता है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदेश बल्ब अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदेश बल्ब तक लाइए। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सुनिए ध्यान से। इसे आप पेंसिल से ना करके उसे हाथ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत सेल है तो आपको इसमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है मित्रों, विद्युत सेल में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको करंट लगा दे। ठीक है, आपको धीरे से उसको लाना है और उसकी दोनों तारों को जोड़ के देखना है। ठीक है, आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, इसमें पेंसिल की नोक से दिया है करने, ये सावधानी के लिए आप बरत सकते हैं सावधानी। लेकिन विद्युत सेल में उतना खतरा, बिल्कुल भी खतरा नहीं होता विद्युत सेल में। ठीक है मित्रों, अब अगर इस कार्य को आप 12.5 के तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराएंगे, क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीपित होता है जिनमें सेल के टर्मिनल आप एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पेंसिल के द्वारा करना है, आप बिना पेंसिल के भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल सी बात है, इसमें ये बहुत ही कठिन रूप में ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है कि पेंसिल की नोक को यहाँ पे लेके आइए फिर उसको दूसरी जगह लेके आइए। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चित्र में आप ध्यान से समझिए, ये दोनों वायर नहीं जुड़े हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये दोनों वायर नहीं जुड़े इसलिए ये दीपित नहीं हुआ। यहाँ पे ये दोनों वायर नहीं जुड़ रहा इसलिए यहाँ पे बल्ब दीपित नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्यों हुआ दीपित, यहाँ पे क्यों हो रहा है दीपित, क्योंकि ये सही प्रकार से इसके दोनों वायर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों वायर सही रूप से जुड़े हुए हैं इसलिए ये दीपित हो रहा है। यहाँ पे कुछ पेंसिल का रोल सब एक तरफ है, कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी सी कठिन भाषा में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात ये है कि ये एक वायर यहाँ पे है, एक है ये वाला वायर और एक ये वाला वायर। इसी प्रकार से दो वायर किसके हैं, इस बल्ब के हैं दो वायर। तो इसका ये वाला वायर इस वाले वायर से जोड़ दो और ये वाला वायर इस वाले वायर से जोड़ दो। ठीक है, तो इन दोनों वायरों को इन दोनों वायरों से एक दूसरे से जोड़ दिया तो हमारा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे तो नहीं जलेगा, या आप इन दोनों वायरों को एक ही साइड जोड़ देंगे इस प्रकार से तो भी वो नहीं जलेगा। वो तो कैसा जुड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप वायर जोड़ेंगे तो ही आपका बल्ब जलेगा। और बाकी वो क्रियाकलाप में थोड़ी सी कठिन भाषा लिखी हुई है, आप उस पे ना जाएं, अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। विद्युत परिपथ, अब विद्युत परिपथ क्या होता है, देखिए अभी हमने विद्युत बल्ब जलाया, तो विद्युत बल्ब को जलाने में जो चीजें उपयोग हुई वही विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखिए सेल के इस टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल से एक वायर जुड़ा है। ठीक है, फिर सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से भी हमने एक वायर जोड़ा। इसी प्रकार से क्या किया, बल्ब के भी दोनों टर्मिनलों से हमने एक एक वायर जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या किया, हमने एक वायर को इससे जोड़ा, ठीक है, इससे जोड़ा, ठीक है, और हम एक वायर को खुला रखते हैं। तो अब जब ये खुला रहेगा, जैसे कि इस वाली चित्र में ये खुला है, तो जब ये खुला है तो ये क्या कर रहा है, बंद है। ये क्या है, बंद है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी ये विद्युत का परिपथ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये जो वायर जुड़ा है इस प्रकार से यहाँ से ऐसा जुड़ा है और फिर ये ऐसे, अगर ऐसे और ये पूरा ऐसे जोड़ देते हैं तो विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। जैसे इस वाले चित्र में जुड़ा है तो ये विद्युत का परिपथ पूरा हो गया है, इसलिए ये बल्ब
जल रहा है। अगर अभी देखिए, अगर इसको ऐसे इस प्रकार से हटा देंगे तो ये विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये विद्युत का परिपथ पूर्ण नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो ये अपूर्ण परिपथ है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा। जो परिपथ पूरा कर दिया गया है इसलिए ये जल रहा है, दीप्यमान हो रहा है। ठीक है मित्रों, अब आइए क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। क्या है क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यही चीज समझाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जोड़ा था तो हमारा बल्ब क्या था, जल रहा था। ठीक है, तो F की व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़ेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। ठीक है, यही क्या है, जो अभी मैं आपको विद्युत परिपथ समझा रहा था वो यही व्यवस्था कहलाती है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के पूर्ण पथ को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो दो टर्मिनल को जोड़ा था वही क्या है, उसका विद्युत परिपथ है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो उस विद्युत प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा भी बोलते हैं। इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा चलती है। तो जब ये विद्युत प्रवाह पूर्ण हो जाता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब हमारा दीपित हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, परिपथ में। इसका मतलब क्या होता है, जब विद्युत बल्ब जल गया इसका मतलब क्या है, उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है मित्रों, किसी विद्युत परिपथ में 12.6 में दर्शाए गए अनुसार धारा की दिशा विद्युत सेल्स के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तब विद्युत बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब दीप्यमान होने लगता है। ठीक है मित्रों, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीपित नहीं होता। तो देखिए, जब विद्युत सेल से जुड़ा हुआ हो तब आप बल्ब को देखिए, तो आप बल्ब को क्या देखेंगे, बल्ब का तंतु टूटा हुआ होगा। ठीक है, आप उसे ध्यान पूर्वक देखेंगे तो बल्ब का तंतु जो होगा वो टूटा हुआ होगा। तो ऐसे बल्ब को क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब होते हैं। ठीक है, ऐसे बल्ब कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्यूज हो गया इसलिए वो नहीं जल रहा है। देखिए मित्रों, यहाँ पे इन्होंने जो चीज मैं आपको समझा रहा था, तो देखिए विद्युत की धारा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे ही अगर हम यहाँ से ये बार खोल देंगे तो ये विद्युत परिपथ का टर्मिनल क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ में एक रिक्तता आ जाएगी, मतलब खाली स्थान आ जाएगा, जिसकी वजह से ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा और धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, जिससे बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें एक कारण है विद्युत बल्ब का खंडित होना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में तेज रोशनी, कभी कभी बहुत ही विद्युत धारा जो है बहुत तेजी से एकदम से वोल्टेज कम ज्यादा होने से भी विद्युत बल्ब क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। बल्ब का तंतु खंडित होने का कारण विद्युत सेलों की टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, विद्युत सेल के टर्मिनल जैसे ही टूटते हैं तो विद्युत परिपथ की जो विद्युत धारा में विद्युत सेल की टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो तंतु है जो फिलामेंट, ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट है वो टूटा तो क्या हुआ, वो टूट गया तो विद्युत धारा का जो परिपथ था वो भी वहां पे बाधित हो गया। तो जब वो बाधित हुआ तो विद्युत धारा वहां से जाना बंद हो गई, इसलिए क्या हुआ, बल्ब जलना भी बंद हो गया। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्यमान नहीं होता है। ठीक है मित्रों, अब उधर वहां से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो वह दीप्यमान कैसे होगा। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं हम। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 BCDE में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीपित
क्यों नहीं हुआ। तो देखिए मित्रों, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। ठीक है मित्रों, वो चित्र के द्वारा मैंने आपको समझा दी थी कि वहां पे वो प्रवाहित क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब उनके वायर एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आप इसमें इस वाले चित्र में आप देख पा रहे हैं ये वायर एक दूसरे से नहीं जुड़ा, तो क्या हो रहा है, विद्युत। हाँ, तो देखिए मित्रों क्या हुआ, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे इस वाले चित्र में क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये विद्युत धारा क्यों नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा क्या नहीं हो रही, प्रवाहित नहीं हो पा रही, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वायर ये इधर पे रिक्त स्थान आ गया, ये रिक्त स्थान है, इसलिए ये अब नहीं जलेगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और हमारा बल्ब दीप्यमान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए नीचे वाले चित्रों में क्या दिक्कत है। देखिए अगर आप तार को बल्ब में जो दो तार लगे हुए हैं उन दोनों ही तारों को एक ही टर्मिनल से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये जो धन विद्युत धारा है, इस धनात्मक टर्मिनल से जो विद्युत धारा है वो किसकी ओर जाती है, वो ऋणात्मक की ओर जाती है। ठीक है, अब ऋणात्मक की ओर जा ही नहीं रही, वो यहाँ से ऋणात्मक फिर वापस धनात्मक से आई और देखिए ये धनात्मक है, अब धनात्मक से उसे कहाँ जाना चाहिए, ऋणात्मक ओर। अब ये वाला वायर हमने यहीं पे जोड़ दिया तो क्या हो रहा है, ये विद्युत धारा ऋणात्मक की ओर ना जाके धनात्मक की ओर आ रही है, तो क्या है, इस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ उसमें हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही तरफ है, धन होगा तो कुछ नहीं होता, धन और ऋण होना चाहिए। धन असमान चीजें ही एक दूसरे की ओर, देखिए धन और ऋण, ठीक है, ये तभी आकर्षित होती हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर, ये धन से ऋण की ओर आकर्षित होता है। अगर आप विद्युत बल्ब से होते हुए दोनों तार को एक ही टर्मिनल से जोड़ देंगे तब भी विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा और हमारा बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्यमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो आइए मित्रों, अब हम अपने लिए एक टॉर्च बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बल्ब चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले बल्ब चाहिए और कुछ तार के टुकड़े चाहिए। क्या चाहिए, एक बल्ब और कुछ तार के टुकड़े चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो तार लिए हैं उनके दोनों सिरों से उसके प्लास्टिक के थोड़ी से आवरण को हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो हमारा बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब का एक टर्मिनल से, ठीक है, बल्ब के एक टर्मिनल से आपको उस विद्युत तार को, जो हमने अभी धातु का तार था, वो किससे जोड़ना है, आपको विद्युत बल्ब से जोड़ना है। ठीक है, जो हमारा बल्ब है उससे जोड़ना है। इस प्रकार से देखिए, इस चित्र में दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको तार बल्ब में जोड़ना है। फिर बल्ब में जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस तार को आपको सेल के दूसरे छोर पे, ठीक है, सेल के ऋणात्मक भाग में इसको इस प्रकार से जोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, जो ये बल्ब है हमारा, ठीक है, इस बल्ब की जो नीचे वाली नोक है, ठीक है, जो नीचे वाली नोक है उसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये जो टोपी है इस पे रखना है। तो आप जैसे ही आप इस पे रखेंगे इसको तो ये जल उठेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा विद्युत परिपथ पूरा हो गया। आपने सीधा यहाँ पे रखा और ये जल उठा, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, हमारी टॉर्च बन गई। लेकिन इसमें क्या होगा, आप इसे कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे। ठीक है मित्रों, आपका हाथ दुखने लगेगा। इसलिए हम इसकी एक सरल युक्ति भी बना सकते हैं। इसके लिए हम दूसरे प्रकार से इसका टॉर्च बना सकते हैं। तो आइए इसे हम आगे समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए, पहेली ने इसको अगर आप आड़ा करके जोड़ेंगे, इसने देखिए आड़ा करके जोड़ दिया, तो इस प्रकार से आपका सेल नहीं जलेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ऐसे में सेल नहीं जल पाएगा, क्योंकि उसके लिए ऊपर कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए तभी जलेगा। पहेली के अनुसार जलाएंगे तो शायद ना जले। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, तो देखिए आपने लपेट दिया, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये लिखा है, तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब
के आधार को बल्ब के आधार की नोक अर्थात टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पे रखिए। क्या बल्ब दीप्यमान होता है? तो हाँ, बल्ब दीप्यमान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब बल्ब को विद्युत सेल से हटा लीजिए। ठीक है, जब जैसे ही आप हटाएंगे तो क्या होगा, बल्ब प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऑन ऑफ कहते हैं। जैसे ही आप टर्मिनल पे फिर से रखेंगे, धनात्मक टर्मिनल पे उसे फिर से रखेंगे तो वो फिर से जल उठेगा। आप फिर से निकाल देंगे तो फिर से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से ऑन ऑफ के समान है। अब हम बनाएंगे क्या, विद्युत स्विच। ठीक है मित्रों, क्या बनाएंगे, अब हम विद्युत स्विच बनाएंगे। तो घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते व हटाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ऊपर वाले क्रियाकलाप में विद्युत सेल से विद्युत के बल्ब को पहले उस पर रख रहे थे और फिर हटा रहे थे, फिर रख रहे थे, फिर हटा रहे थे। तो ये क्या है, ऑन ऑफ की प्रक्रिया हो रही थी। तो ये क्या है, ये एक साधारण स्विच था, इसके उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। ठीक है मित्रों, ये हमें सुविधा नहीं हो रही इसे करने में। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक सुविधाजनक स्विच बनाएंगे। तो आइए इसके लिए क्रियाकलाप 4 हम करते हैं। आपको क्या करना है, 2 ड्राइंग पेन लेना है, एक सुरक्षा पेन। ठीक है, जो हमारे घर में हम उपयोग करते हैं, पेन होती है, अभी मैं आपको चित्र में बताऊंगा। आपको 2-3 तार चाहिए, 4 तार ले लीजिए, आपको उसमें आसानी होगी। एक थर्माकोल या लकड़ी का बोर्ड चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एक थर्माकोल या लकड़ी का बोर्ड चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब एक विद्युत स्विच हमारा तैयार कर सकते हैं हम। सुरक्षा पेन की रिंग में एक ड्राइंग पेन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। तो देखिए मित्रों, आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये ड्राइंग पेन है, आपको थर्माकोल की शीट पे ये सेफ्टी पेन है हमारा, सुरक्षा पेन। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घर में हमारी मम्मी या माताएं बहनें इसका उपयोग करती हैं। कभी कभी हम भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे हमारे बैग की चेन टूट गई तो हम उसमें इस पेन को लगा लेते हैं, या कहीं पे भी हमें किसी चीज को थोड़ी देर बांध के रखना है, रोक के रखना है, तो हम उसमें इस पेन का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको इस प्रकार से 2 ड्राइंग पेन लगाना है, उसमें ऐसे वायर लगा देना है। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ इस सेफ्टी पेन के पीछे रिंग होता है, उसमें ये ड्राइंग पेन डाल के इस प्रकार से एक वायर ऐसे लगा देना है। ठीक है मित्रों, अब एक वायर यहाँ से आपको क्या करना है, आगे की चित्र में मैं आपको बताता हूँ। तो अब वो जो आपने सेफ्टी पेन लगाई होगी तो वो ऐसे लगाना है कि वो घूमे। ठीक है, अब दूसरी ड्राइंग पेन को थर्माकोल की शीट पर इस प्रकार लगाएं कि सुरक्षा पेन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पेन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच है। ठीक है, तो जो अभी हमने बनाया वही हमारा क्या है, स्विच है। ठीक है मित्रों, ये बनाया तो देखिए ये स्विच है हमारा, ये क्या है, एक स्विच का काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ आगे पढ़ के किस प्रकार से ये काम करेगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि इसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पेन से छुए। आप क्या देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे, देखिए अभी इसमें बल्ब और विद्युत सेल जोड़ना बाकी है, तो इसमें हमें विद्युत सेल भी जोड़ना है। देखिए इस प्रकार से आप क्या कीजिए, जो बल्ब लीजिए, बल्ब में भी क्या कीजिए, इस प्रकार से वायर जोड़िए। ठीक है, ये वाला वायर इस विद्युत सेल से और बल्ब से जुड़ा हुआ वायर यहाँ से जोड़ दीजिए, और एक वायर जो यहाँ पे निकला हुआ था उसे भी विद्युत सेल से जोड़ दीजिए। तो आप जैसे ही इस सेफ्टी पिन को घुमा के यहाँ पे छुपाएंगे तो ये बल्ब क्या होगा, दीप्यमान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी जलता है, तो जैसे ही आप सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएंगे तो वो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। जब सुरक्षा पिन
दोनों ड्राइंग पिन से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिन के बीच में रिक्त स्थान भर देता है, तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। ठीक है मित्रों, जब वो बंद होता है, ठीक है, देखिए जैसे ये वाला हिस्सा था, अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, ठीक है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा। जब हम इस सेफ्टी पिन को यहाँ से जोड़ देंगे तो ये रिक्त स्थान भर जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रिक्त स्थान जब भर दिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, ऑन की स्थिति कहते हैं, और जब रिक्त स्थान होता है तो उसे ऑफ की स्थिति कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्यमान होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें धातु की है। ठीक है मित्रों, काय की है, ये सेफ्टी पिन भी धातु की है, ये ड्राइंग पिन भी धातु की है, ये वायर भी धातु का है। ठीक है, ये बल्ब के जो टर्मिनल हैं वो भी धातु के हैं। इसी प्रकार से ये सेल के दोनों टर्मिनल भी धातु के हैं। ठीक है, तो सिर्फ धातु ही एक ऐसी चीज है, धातु हो गया। अभी हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देती हैं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति, ये जो देखिए ये सेफ्टी पिन जुड़ा हुआ है, इस वाले से सेफ्टी पिन जुड़ गया तो ये ऑन की स्थिति है। हम इसे हटा देंगे तो ये ऑफ की स्थिति कहलाएगी। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीपित नहीं होता। ठीक है, इस तरह ड्राइंग पिन के स्विच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, मैं तो देखिए, तो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए एक हिस्सा इसका ये है सेफ्टी पिन, एक हिस्सा इसका ये है, ये ड्राइंग पिन है। अब देखिए जब ये ऐसी जुड़ी हुई है, ठीक है, ये जुड़ी हुई है तो ये है ऑन की स्थिति। ठीक, अब मान लीजिए ये ऑफ है, ये क्या है, ऑफ है, ये नहीं जुड़ी तो ये क्या है, ये ऑफ की स्थिति है। ठीक है मित्रों, ये क्या दर्शा रही है, ये ऑफ की स्थिति को दर्शा रही है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीपित करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए होता है, जैसे कि हम फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, हमारा मोबाइल चार्ज करते हैं। इस प्रकार से अन्य भी प्रकार की बहुत सी चीजें हम करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनकी डिजाइन थोड़ी जटिल होती है। ठीक है मित्रों, जो हमने स्विच बनाया उससे काफी जटिल होती है हमारे घर में होने वाले स्विच की डिजाइन। ठीक है, अब विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में जानेंगे। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए विद्युत की तार का उपयोग किया था। ठीक है, मान लीजिए, अब हमें क्या मानना है, मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु की तार के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्यमान होगा? तो नहीं मित्रों, अगर सूती धागे का उपयोग करते हैं तो विद्युत बल्ब है जो हमारा जो बल्ब है वो दीप्यमान नहीं होगा। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकते हैं, आइए इसका पता लगाएं। तो अब आपको क्या करना है, अब हम क्रियाकलाप 5 के द्वारा इस चीज का पता लगाएंगे कि कौन सी चीज विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है या नहीं होने देती है। तो देखिए मित्रों, जो अभी हमने स्विच बनाया था, ठीक है, जो अभी हमने बल्ब बनाया था, आपको उसी को लेना है और उसमें से क्या करना है, सिर्फ उसके स्विच को हटा देना है। ठीक है मित्रों, क्या करना है, सिर्फ उसके स्विच को हटा देना है बस, और उसके तारों को लगा रहने देना है। देखिए इस प्रकार से, ये जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लगा रहने देना है, सिर्फ स्विच हटाने हैं। तो देखिए यहाँ पे स्विच हटा दिया, तो ये देखिए ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे हम कुछ चीजों को रख के देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस चीज को रखने पे विद्युत बल्ब जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है। तो जब बल्ब है हमारा, जब वो जल जाएगा तो अर्थात क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, वह वस्तु अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रही है, इसलिए हमारा बल्ब
जल रहा है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आपको कुछ चीजों को एकत्रित करना है, जैसे कि सिक्के, कार्ड, रबड़, कांच, चाबियां, पेन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुट्टा, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज, पेंसिल की लीड। ठीक है, इन सबको एकत्रित करके आप इन्हें एकत्रित कीजिए। फिर ये जो विद्युत सेल और बल्ब के बीच में यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे उन्हें एक एक करके रखिए। तो आप देखिए चाबी रखेंगे तो क्या होगा, विद्युत बल्ब जल उठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रही है। आप इनके बीच में लकड़ी का स्केल या प्लास्टिक का स्केल रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने दे रही है। इसी प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में आप सिक्का रखेंगे तो भी बल्ब जल उठेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह सिक्का अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने दे रहा है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आप अगर सुई रखेंगे तो सुई भी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगी। तो देखिए जो जो चीजें आपने रखी, कुछ चीजें आपने रखी तो उनमें विद्युत बल्ब जल उठा। ठीक है, क्या हुआ, विद्युत बल्ब था जो वो जल उठा। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि जब आप ये सारा कुछ कर रहे हो तो ये जो दोनों वायर हैं, ठीक है, ये जो दोनों वायर हैं ये जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, तभी आप सही से लगा पाएंगे। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो वो तो हर स्थिति में चलेगा। आप इसके ऊपर प्लास्टिक का स्केल भी रख दीजिए तो भी चलेगा, ये तो जुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अलग होना चाहिए, मतलब इनके बीच में इतना स्थान होना चाहिए कि आप अपनी वस्तु को इनके बीच में रख सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें करना है। तो बारी बारी से एक एक करके एक एक चीज को रखना है और उनका परीक्षण करना है। ठीक है, वही आगे पढ़ते हैं हम। और इन सारे परीक्षणों को क्या करना है, 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाना है और उसे अंकित करना है। कैसे, जैसे आपने चाबी रखी, ठीक है, तो स्विच के स्थान पे क्या रखी, चाबी। तो जो भी चीज स्विच के स्थान पे जो भी चीज रखेंगे उसे कहाँ पे लिखना है, पहले वाले कॉलम में लिखना है। पहला स्तंभ है उसमें उन चीजों को लिखना है, वस्तुओं के नाम लिखना है जो आप स्विच के स्थान पे रख रहे हैं। यहाँ पे लिखना है कि वो किस चीज की बनी है, यहाँ पे लिखना है कि बल्ब जला या नहीं जला। अगर जला तो हाँ लिख देंगे, अगर नहीं जला तो नहीं लिख देंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, आपको इस प्रकार से उन्हें करना है। चाबी, तो चाबी रखी, तो देखिए चाबी काय की होती है, धातु की। बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। आपने रखी इरेजर, ठीक है, क्या रखी, इरेजर, तो इरेजर काय की होती है, रबड़ की। ठीक है, इरेजर किस चीज की बनी होती है, रबड़ की। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्केल काय का होता है, प्लास्टिक का। बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, माचिस की तीली रखी, काय की होती है, लकड़ी की। बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसी प्रकार आपने रखी कांच की चूड़ी, बल्ब जलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं जलना चाहिए, मैंने इसे रख के नहीं देखा है, तो नहीं जलेगा वैसे तो। लोहे की कील रखी, तो बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। लोहे की कील काय की होती है, धातु की होती है। ठीक है, तो आप क्या पाते हैं, प्रेक्षण में उपयोग की गई कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र श्रेय लगाने पर बल्ब दीपित नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने नहीं देते। इसके अतिरिक्त बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि वह वस्तु अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रही है। ठीक है, तो जब जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं, और जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, जो धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देंगे वो विद्युत चालक, और जो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने नहीं देंगे वो कहलाएंगे विद्युत रोधक। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत रोधक हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये हमारी सारणी 12.1 है। तो देखिए चाबी हो गई और साथ में लोहे की कील। चाबी और लोहे की कील क्या है, विद्युत चालक है।
बाकी रबड़, स्केल, माचिस की तीली, कांच की चूड़ी, ये सारे क्या है, विद्युत रोधक हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको यहाँ पे उन्हें लिखना है विद्युत चालक और विद्युत रोधक में। अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं। अध्याय 4 में उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या ये विद्युत के चालक हैं। तो हाँ मित्रों, देखिए हमने अध्याय 4 में कुछ वस्तुओं को काट के देखा था, तो कुछ वस्तुएं काटने पर कैसी हो रही थी, दीप्यमान हो रही थी, मतलब जब उन पे लाइट पड़ रही थी तो वो चमक रहे थे। तो जो चीजें चमकती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, और जो चीज नहीं चमकती, अद्युतिमान होती हैं, वो विद्युत की चालक नहीं होती, और जो द्युतिमान होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। तो द्युतिमान में क्या क्या आ रही थी, अधिकतर चीजें हमारी धातु की आ रही थी। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अब आप आसानी से समझ सकते हैं तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम एवं अन्य धातु ही क्यों प्रयुक्त होती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। ठीक है मित्रों, तो जो अभी हमने क्रियाकलाप 4 किया था उसमें हमने एक विद्युत का परिपथ बनाया था। देखिए आपको ध्यान होगा कि जब वह खुली स्थिति में थी तब भी ड्राइंग पेन थी जो वो थर्माकोल की शीट से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा था। तो क्यों नहीं जल रहा था, इससे यह बात सिद्ध होती है कि थर्माकोल है जो वो विद्युत रोधक होता है। ठीक है, रिक्त स्थान में वायु होती है तो वायु भी कैसी होती है, विद्युत रोधक होती है। चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पेन के बीच जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्यमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है वायु भी क्या है, विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट कुचालक पदार्थ के बने होते हैं। तो विद्युत प्लग होते हैं, जो उनका ऊपरी आवरण होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है मित्रों, जो उसका बाहरी आवरण होता है, स्विच का जो बाहरी आवरण है, विद्युत प्लग का जो बाहरी आवरण है वो कैसा होता है, कुचालक होता है, जबकि उसके अंदर का आवरण, ठीक है, जैसे स्विच है तो स्विच, एक आपको स्विच बाहर भी दिखता है, एक स्विच आपको अंदर भी दिखता है। ठीक है, तो जो अंदर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और जो बाहर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है मित्रों, तो अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं वो कैसा होता है, प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चेतावनी लिखी हुई है, आइए इस चेतावनी को पढ़ लेते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का पाठ। आइए यहाँ पे बूझो ने एक हमारे लिए क्या रखा है, यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है उसने विद्युत ये टॉर्च का। आइए इस टॉर्च को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या है। बूझो 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आलेख को चित्रित करता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्यमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं। तो आइए हम इसके परिपथ को इंगित करते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसे इंगित कर रहा हूं। ठीक है मित्रों, थोड़ी सा ये चित्र हमें छोटा करना होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब में एक टर्मिनल से इसके वायर जुड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे आएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आते हुए यहाँ ये स्विच है इसका। ठीक है, तो ये स्विच कैसा है, ऑन है अभी। तो ये स्विच यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आके ये आगे जाएगा और फिर यहाँ से होता हुआ इस प्रकार से ये इसे हम इंगित कर सकते हैं। ये विद्युत परिपथ पूर्ण हुआ और यहाँ पे हमारा बल्ब दीप्यमान हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम अपना इसका विद्युत परिपथ बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पाठ के में कुछ प्रमुख शब्द जो हमने पढ़े, जैसे बल्ब हो गया, धातु चालक, विद्युत चालक हो गए, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल, तो इन सब चीजों के बारे में हमने इस पाठ में
जाना। ठीक है मित्रों, इस पाठ का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो आइए इस पाठ का निष्कर्ष पढ़ते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। ठीक है, विद्युत सेल क्या है, विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसकी टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीपित हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। ठीक है, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने तथा आरंभ करने के लिए परिपथ को जोड़ता है अथवा पूरा करता है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, एक युक्ति जो परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वो कहलाती है, तो क्या कहलाती है मित्रों, जो परिपथ को समझ कीजिए, परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग होती है। तोड़ने या जोड़ने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है, वो स्विच है। इसका उत्तर क्या है मित्रों, स्विच। ठीक है मित्रों, एक विद्युत सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित होती है, तो अब ये हमें सही गलत बताना है। प्रश्न 3 में विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित होती है, तो हाँ, विद्युत धारा धातु से होकर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी को प्रयुक्त की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती मित्रों। ठीक है, अगर हम उसे जूट की डोरी प्रयुक्त करेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो ये भी गलत है, नहीं हो सकती। ठीक है मित्रों, भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, 12.13 में दर्शाई गई स्थिति में बल्ब क्यों नहीं दीप्यमान हो रहा है, तो ये हमें दर्शाना है, तो इसकी हमें व्याख्या करना है। तो देखिए, क्यों नहीं हो रहा है दीप्यमान, क्योंकि इस चित्र में देखिए जो हमारी विद्युत है, ठीक है, विद्युत क्या है, वो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमें एक धातु की वस्तु की आवश्यकता होती है। और इस चित्र में उपयोग किया गया पेंचकस का एक सिरा धातु का है, जबकि दूसरा सिरा किसका है, लकड़ी का है। इसलिए ये विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण नहीं करता, विद्युत का परिपथ पूर्ण नहीं करता, इसलिए यह नहीं दीपित हो रहा है। इसे दीप्यमान करने के लिए यहाँ पे धातु की वस्तु की आवश्यकता है जो पूर्ण रूप से धातु की बनी हो। ठीक है मित्रों, अब आगे क्या है, 12.14 में दर्शाए गए आलेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्यमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार से जोड़ना होगा। तो देखिए मित्रों, क्या करना होगा, हमें जो दोनों तार जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, जो दोनों तार जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, इस स्विच के, ये जो स्विच है, इस स्विच के एक वायर को सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना होगा और जबकि इस स्विच के दूसरे वायर को बल्ब के एक दूसरे टर्मिनल से जोड़ना होगा और इस प्रकार से हमारा बल्ब दीप्यमान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब आगे अगला प्रश्न क्या है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत सदृत्रियों के नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर से निर्मित होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम बताना है जो कि उनके अंदर ही निर्मित होता है। ठीक है, मतलब अलग से नहीं होता, निर्मित उनके अंदर ही रहता है। तो देखिए मित्रों, सुनिए ध्यान से, विद्युत स्विच को उपयोग करने का प्रयोजन यह होता है कि ताकि हमें किसी भी चीज को बंद करने और चालू करने में सुविधा हो। ठीक है मित्रों, ऑन ऑफ करने में हमें किसी भी चीज को सुविधा हो, इसलिए हम विद्युत स्विच का उपयोग
करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में विद्युत स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि हम किसी भी चीज को ऑन कर सकें और उसको फिर हम ऑफ भी कर सकें। ठीक है, जब हमें उसकी आवश्यकता है तब हम उसे ऑन कर लेंगे, जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उसको ऑफ कर देंगे। तो ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ऐसे बहुत से जो साधित्र हैं हमारे घरों में, जैसे कि कूलर हो गया, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, प्रेस हो गया, ठीक है, टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया। तो इन सारी चीजों के अंदर ही स्विच लगा होता है जिसके जरिए हम इन्हें ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इससे क्या होता है, स्विच लगाने से हमारे घरों में क्या होता है, विद्युत की बचत होती है। ठीक है मित्रों, अगर देखिए अगर हमारे घर की चीजों में अगर स्विच नहीं होगा तो वो चीज उसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे घरों में जो स्विच का उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्यमान होगा? तो नहीं मित्रों, बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बल्ब दीप्यमान? क्योंकि जो रबड़ है वो क्या होती है, रबड़ है जो वो विद्युत की कुचालक होती है। वो क्या होती है, विद्युत रोधक होती है, इसलिए रबड़ लगा देने पे विद्युत बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। अब अगला प्रश्न क्या है, 12.5 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्यमान होगा? तो देखिए मित्रों, हाँ इसमें बल्ब दीप्यमान होगा। नहीं, क्षमा कीजिए मित्रों, इसमें बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसके ये दोनों ही तार एक ही टर्मिनल से जाके जोड़ दिए गए हैं। इस सेल में जो तार जुड़े हुए हैं वो तार कहाँ जोड़ दिए गए हैं, बल्ब के दोनों टर्मिनलों से, दोनों टर्मिनलों से ना जोड़ के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसका एक तार इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, अब ये दोनों तार एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं, इसलिए ये विद्युत बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित कर किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्यमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या किया गया, चालक परीक्षित का उपयोग करके देखा गया कि बल्ब दीप्यमान होता है कि नहीं। तो चालक प्रक्षित्र मतलब जो टेस्टर होता है उसको। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बल्ब दीप्यमान होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब उनने वो लगा के देखा तो बल्ब क्या हो रहा है, दीप्यमान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वस्तु का पदार्थ है वो कैसा है, विद्युत चालक है, क्योंकि उसका जो चालक परीक्षित का उपयोग करके जब उसने देखा तो बल्ब क्या हो गया, दीप्यमान हो गया। इसका अर्थ क्या है, वो जो भी पदार्थ है, वस्तु का जो भी पदार्थ है वो कैसा है, विद्युत का चालक है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? तो देखिए, वो रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनता है ताकि उसे करंट ना लगे। क्या ना लगे, उसे बिजली का झटका ना लगे, इसलिए वो अपने हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनता है। विद्युत मिस्त्री द्वारा, प्रश्न 10वां है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेंचकस, प्लायर के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ का आवरण क्यों चढ़े होते हैं? क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो हाँ मित्रों, उस पे इसलिए वो चढ़े होते हैं औजारों पर, लकड़ी या प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। तो क्यों चढ़े होते हैं, वो इसलिए चढ़े होते हैं क्योंकि रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी विद्युत रोधक होती है। ठीक है मित्रों, वो विद्युत रोधक होती है, इसलिए वो क्या नहीं जले, वो ताकि उन्हें करंट ना लगे। ठीक है, उन्हें बिजली का झटका ना लगे, इसलिए ये लगाई जाती हैं। ठीक है, विद्युत की चालक होती हैं, क्षमा कीजिए, विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, विद्युत रोधक होती हैं, प्लास्टिक एवं रबड़, इसलिए इसका उपयोग पेंचकस, प्लायर के हत्थों पे किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, जय भारत।